नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम लेकर आए हैं आधुनिक भारत के इतिहास का एक व्यापक रिवीजन। यूपीडब्ल्यूएससी पेट का सिलेबस आप सभी को पता है। यहाँ पर आधुनिक भारत के इतिहास में ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस आदि टॉपिक हैं आपका। और इन सभी का हम बहुत ही अच्छे तरीके से आज रिवीजन करने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो पहला प्रश्न है आपका कि प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया था। सही उत्तर है आपका प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। अगला प्रश्न है आपका कि प्लासी के युद्ध का तत्कालिक परिणाम क्या था। तो प्लासी के युद्ध का तत्कालिक परिणाम यह था कि सिराजुद्दौला हार गया और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया, जिससे बंगाल में ब्रिटिश प्रभाव स्थापित हो गया। अगला प्रश्न है आपका कि बक्सर का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था। तो बक्सर का युद्ध जो है ये 22 अक्टूबर 1764 को होता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हेक्टर मुन्नो के नेतृत्व में मीर कासिम, शुजाउद्दौला अवध के नवाब तथा शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट की संयुक्त सेनाओं के बीच में होता है। इसमें अंग्रेज ही जीत जाते हैं। बक्सर के युद्ध का क्या महत्व था। तो इस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित की और प्लासी के युद्ध की कमियों को पूरा किया, जिससे कंपनी का जो शासन है वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में बढ़ गया और उनको दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए। बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली किसने लागू की थी। तो बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में लागू की थी, जिसके तहत कंपनी के पास दीवानी, राजस्व संग्रह और नवाब के पास निजामत यानी कि प्रशासनिक अधिकार थे। द्वैत शासन प्रणाली को किसने समाप्त किया। तो वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में बंगाल से द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया और कंपनी ने सीधे बंगाल का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। यानी कि 65 से 72 मात्र 7 साल में जो नवाब था उसके पूरे अधिकार छीन लिए अंग्रेजों ने। अगला है आपका कि वारेन हेस्टिंग्स के समय कौन सा महत्वपूर्ण अधिनियम पारित हुआ था। तो वारेन हेस्टिंग्स के समय रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित हुआ था, जिसने बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है, जिन्होंने प्रशासनिक सुधारों की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है आपका कि सहायक संधि प्रणाली किसने शुरू की थी। सहायक संधि प्रणाली को शुरू करने वाला लॉर्ड वेलेजली था। इसे भारत में सहायक संधि है उसका जनक माना जाता है और भारतीय राज्यों को अपनी संप्रभुता ब्रिटिश राज्यों को सौंपनी पड़ी। वैसे फ्रांसीसी एक गवर्नर था डुप्ले, वो लेकर आया था भारत में सहायक संधि, लेकिन व्यापक रूप से लॉर्ड वेलेजली ने भारत में प्रयोग की थी। अगला प्रश्न है आपका कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था। तो हैदराबाद का निजाम सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राज्य था, जिसने 1798 में यह संधि स्वीकार की। अगला प्रश्न है आपका कि व्यपगत का सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसने लागू किया था। तो यह लागू करने वाला लॉर्ड डलहौजी था, जिसको राज हड़प नीति के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत यदि किसी शासक की मृत्यु बिना स्वाभाविक उत्तराधिकारी के हो जाती थी तो उसका राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। व्यपगत सिद्धांत के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया पहला राज्य कौन सा था। तो पहला राज्य जो मिलाया गया था वो था सतारा। ये 1848 में मिलाया गया था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो उस समय जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। तो तत्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग था, जिससे हिंदू और मुस्लिम सैनिकों के धार्मिक भावनाएं आहत हुई, क्योंकि उसमें सुअर और गाय की दोनों की चर्बी थी जो कारतूस बन रहे थे। तो हिंदुओं के लिए गाय पूजनीय है और मुस्लिमों के लिए जो सुअर है वो अपवित्र है, तो दोनों के लिए इनको मुंह में लगा के खोलना पड़ता था उन कारतूसों को, तभी वो चलते थे। तो इसलिए इसका विरोध हुआ और विद्रोह भड़का। 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी। 1857 के विद्रोह की शुरुआत मेरठ से 10 मई 1857 को हुई थी, जब सिपाहियों ने चर्बी वाले कारतूसों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। 1857 के विद्रोह में दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था। तो दिल्ली का नेतृत्व बहादुर शाह द्वितीय ने किया था, जो जफर के नाम से जाना जाता है। हालांकि वास्तविक नेतृत्व जनरल बख्त खान के हाथ में ही था। लखनऊ में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो बेगम हजरत महल ने किया था 1857 का नेतृत्व लखनऊ से।
कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहब ने किया था। इनके सेनापति थे तात्या टोपे, जो मुख्य नेतृत्व की भूमिका निभा रहे थे। अगला प्रश्न है आपका कि झांसी में 1857 के विद्रोह की कमान किसने संभाली थी? झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी, उन्होंने 1857 के विद्रोह की कमान संभाली थी। अगला प्रश्न है आपका कि 1857 के विद्रोह को किस अंग्रेज अधिकारी ने राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? तो जो बेंजामिन डिजराइल ने ब्रिटिश संसद के सदस्य थे, उन्होंने इसे 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। 1857 के विद्रोह की असफलता का एक प्रमुख कारण क्या था? तो एक प्रमुख कारण था कि केंद्रीय नेतृत्व का अभाव था। विद्रोहियों के बीच में एकता की कमी थी। दिल्ली में कोई और था, झांसी में कोई और था, लखनऊ में कोई और था, कानपुर में कोई और था। तो एक सामूहिक नेतृत्व था, केंद्रीय नेतृत्व था, उसकी बहुत ही ज्यादा कमी थी, जिसके कारण इस नेतृत्व को सफलता नहीं मिल पाई जिसकी संभावना हो सकती थी। 1857 के विद्रोह के बाद भारत का शासन किसके हाथों में चला गया? तो इसका भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन यानी कि ब्रिटिश सरकार के हाथों में चला गया। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह को किसने कहा था? तो बी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इस विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था। तो 1857 के विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? बी.डी. सावरकर ने कहा था। अगला प्रश्न है आपका कि 1857 के विद्रोह के बाद सेना में क्या बदलाव आया? सेना में भारतीय सैनिकों का अनुपात कम किया गया और यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई। साथ ही फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई। 1858 के भारत सरकार अधिनियम का मुख्य प्रावधान क्या था? तो 1858 के अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश महारानी के अधीन आ गया। भारत के पहले वायसराय कौन थे? तो भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे और यही आखिरी गवर्नर जनरल थे भारत के, जो पहले अंतिम गवर्नर जनरल थे। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है, जगदीशपुर से नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। अगला प्रश्न है आपका कि ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का 1857 के विद्रोह पर क्या प्रभाव पड़ा? ब्रिटिश आर्थिक नीतियों ने भारतीय कृषि और उद्योगों को नष्ट कर दिया, जिससे किसानों, कारीगरों और जमींदारों में व्यापक असंतोष फैला, जो विद्रोह का एक प्रमुख कारण बना। 1857 के विद्रोह के बाद मुगल सम्राट का क्या हुआ? तो बहादुर शाह द्वितीय को रंगून निर्वासित कर दिया गया और जहां उनकी मृत्यु हो गई और इस प्रकार भारत में मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। अगला प्रश्न है आपका कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री थे वो पाम स्टर्न थे। तो ध्यान रखिएगा, परीक्षाओं में अक्सर ब्रिटिश प्रधानमंत्री पूछ लिए जाते हैं कि किस समय कौन थे। अब जो टॉपिक है हमारा वो है ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। स्थायी बंदोबस्त किसने और कब लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था, जिसमें जमींदारों को भूमि का मालिक बनाया गया। अगला प्रश्न है आपका कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने और कहां लागू की थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू करने वाला थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे। मद्रास प्रेसिडेंसी के कुछ हिस्सों में 1820 में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई, जिसमें सीधे किसानों से राजस्व लिया जाता था। अगला है आपका कि महालवाड़ी व्यवस्था भारत के किस क्षेत्र में लागू की गई थी? तो महालवाड़ी व्यवस्था उत्तर पश्चिमी प्रांतों, मध्य प्रांत और पंजाब में लागू की गई थी, जिसमें राजस्व का निर्धारण पूरे गांव या महाल के आधार पर होता था। अगला प्रश्न है आपका कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो ब्रिटिश नीतियों के कारण भारतीय कुटीर उद्योग नष्ट हो गए और भारत ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चे माल का स्रोत तथा तैयार माल का बाजार बन गया। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में पहली रेलवे लाइन कब और कहां बिछाई गई थी? तो भारत में पहली रेलवे लाइन 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में बिछाई गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में डाक व्यवस्था का आधुनिकीकरण किसने किया? तो भारत में डाक व्यवस्था का आधुनिकीकरण करने वाला लॉर्ड डलहौजी था। 1854 में डाकघर अधिनियम पारित करता है और आधुनिक डाक व्यवस्था की शुरुआत करता है। मैकाले का प्रस्ताव किससे संबंधित है? तो मैकाले का प्रस्ताव 1835 में आता है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित था, जिसका उद्देश्य पश्चिमी ज्ञान का प्रसार करना था। वुड का डिस्पैच कब और किस क्षेत्र में आया था? तो वुड का डिस्पैच 1854 में आया था। इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जिसमें प्राथमिक से विश्वविद्यालय स्तर तक शिक्षा प्रणाली की सिफारिशें की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज जो है वो राजा राम मोहन राय ने 1828 में स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य हिंदू धर्म में सुधार लाना और एकेश्वरवाद का प्रचार करना था। अगला प्रश्न है आपका कि सती प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा का उन्मूलन किया था। अगला प्रश्न है आपका कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब और किसके प्रयासों से पारित हुआ?
ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों से 1856 में लॉर्ड डलहौजी के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी, जिसका मुख्य नारा वेदों की ओर लौटो था। अगला प्रश्न है आपका कि सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें उनके धार्मिक और सामाजिक विचारों का वर्णन है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुई थी। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश सिविल सेवक A.O. ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, W.C. बनर्जी थे। अगला प्रश्न है आपका कांग्रेस के प्रारंभिक चरण 1885 से 1905 को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको नरमपंथी चरण के नाम से जाना जाता है, जिसमें नेता संवैधानिक तरीकों से सुधारों की मांग करते थे। प्रारंभिक राष्ट्रवाद के प्रमुख नरमपंथी नेता कौन थे? तो प्रारंभिक राष्ट्रवादी के प्रमुख नरमपंथी नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और गोपाल कृष्ण गोखले थे। धन के निष्कासन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो दादा भाई नौरोजी ने धन का निष्कासन सिद्धांत को प्रतिपादन किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे ब्रिटिश भारत से धन को इंग्लैंड ले जा रहे हैं। अगला और आपका 50वां प्रश्न आता है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में अकाल का मुख्य कारण क्या था? तो ब्रिटिश शासन के दौरान राजस्व नीतियों, कृषि के व्यवसायीकरण और सिंचाई सुविधाओं की कमी के कारण बार बार अकाल पड़े। अगला प्रश्न है आपका कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय लॉर्ड डफरिन भारत का वायसराय था। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था? सही उत्तर है आपका 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय अशांति के जनक किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन सिरोल ने भारतीय अशांति का जनक कहा था। अगला प्रश्न है आपका कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने 1897 में अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है आपका कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ज्योतिबा फूले ने 1873 में गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी, जो जातिगत असमानता के खिलाफ। अगला प्रश्न है आपका कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने 1873 में महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य निम्न जातियों के अधिकारों की रक्षा करना था। अगला प्रश्न है आपका कि अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया था? तो सर सैयद अहमद खान ने 1875 में अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया था, जिसका उद्देश्य मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा और सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देना था। अगला प्रश्न है आपका कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? मैडम H.P. ब्लावात्स्की ने और कर्नल H.S. ओलकोट ने 1875 में न्यूयॉर्क में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी, जो बाद में भारत आई। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी को लोकप्रिय बनाने में किसका योगदान था? तो एनी बेसेंट ने भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे 1893 में भारत आई थी। अगला प्रश्न है आपका कि यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? हेनरी विवियन डेरोजियो ने 1820 के दशक में यंग बंगाल आंदोलन शुरू किया, जिसका उद्देश्य समाज में कट्टरता और अंधविश्वास को दूर करना था। अब हम बढ़ेंगे स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका। बंगाल का विभाजन कब हुआ और किसके द्वारा किया गया था? ये प्रश्न है आपका। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था, जिसका आधिकारिक कारण प्रशासनिक सुविधा बताया गया था। लेकिन जो मूल कारण था, बंगाल में बहुत ही ज्यादा विरोध हो रहा था अंग्रेजों का, उसको तोड़ने के लिए फूट डालो राजनीति करो वाली बात थी, तो बांग्लादेश अलग कर बंगाल का विभाजन किया। अगला प्रश्न है आपका कि बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी उत्पादों को अपनाने पर जोर दिया गया। अगला प्रश्न है आपका कि लाल बाल पाल में कौन शामिल थे? तो लाल बाल पाल में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल शामिल थे, जो उग्रवादी राष्ट्रवादी नेता थे। अगला प्रश्न है आपका कि बाल गंगाधर तिलक ने कौन से 2 समाचार पत्र शुरू किए थे? तो बाल गंगाधर तिलक ने केसरी मराठी में और मराठा अंग्रेजी में नामक 2 समाचार पत्र शुरू किए थे। अगला प्रश्न है आपका कि महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे? महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, जिसे प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था?
तो गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह 1917 था, जो बिहार के नील किसानों के समर्थन में था। अगला प्रश्न है आपका कि खेड़ा सत्याग्रह 1918 किससे संबंधित था? तो खेड़ा सत्याग्रह गुजरात के किसानों से संबंधित था, जो फसल खराब होने के बावजूद सरकार द्वारा लगान वसूली के खिलाफ था। गांधी जी इसमें शामिल हुए थे। अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 का मुख्य मुद्दा क्या था? तो अहमदाबाद मिल हड़ताल प्लेग बोनस को लेकर थी, जिसमें गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ और इसका उद्देश्य क्या था? रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ, जिसका उद्देश्य बिना मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और जेल में रखने का अधिकार सरकार को देना था। अगला प्रश्न है आपका कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था, जब जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दिया। अगला प्रश्न है आपका कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग न करना था। अगला प्रश्न है आपका कि असहयोग आंदोलन को किस घटना के बाद स्थगित कर दिया गया था? तो चौरी चौरा घटना 1922 में होती है फरवरी में, जिसमें एक पुलिस थाने में आग लगा दी गई और वहां पर काफी पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को इसी घटना के विरोध में स्थगित कर दिया। नमक सत्याग्रह या दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? तो नमक सत्याग्रह या दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम से शुरू की गई थी। नमक सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश नमक कानून का उल्लंघन करना था, जो भारतीयों को नमक बनाने से रोकता था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक सत्याग्रह के साथ ही 1930 में शुरू हुआ था, जिसमें ब्रिटिश कानूनों का शांतिपूर्ण उल्लंघन करना था। अगला प्रश्न है आपका कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच में। गांधी इरविन समझौते का मुख्य परिणाम क्या था? तो इस समझौते के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया और गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हुए। महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था 1931 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में इन्होंने भाग लिया था और केवल इसी गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था और ये कांग्रेस की तरफ से नहीं थे, ये अंग्रेजों के द्वारा आमंत्रित थे। सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी की स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में, त्रिपुरी संकट के बाद। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखी थी? सही उत्तर है आपका महात्मा गांधी ने 1909 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज लिखी थी, जिसमें उन्होंने अपने राजनीतिक और सामाजिक विचारों को व्यक्त किया था। कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही अच्छी वीडियो आ रही हैं आपके लिए लगातार और कंटेंट बहुत ही शानदार आपको हमारे चैनल पर मिलने वाला है। किस घटना के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी? तो बारदोली सत्याग्रह 1928 की सफलता के बाद वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? खिलाफत आंदोलन 1919-1924 का मुख्य उद्देश्य तुर्की के खलीफा के पद को बहाल करना और मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों की रक्षा करना था। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व भारत में किसने किया था? तो अली बंधुओं ने किया था। मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दो भाई थे, इन्होंने खिलाफत आंदोलन का भारत में नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है आपका, गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था? सही उत्तर है आपका भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था, जिसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का समर्थन प्राप्त करना था। सामुदायिक पुरस्कार या कम्युनल अवार्ड की घोषणा किसने की थी? ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने 1932 में सामुदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी, जिसमें अल्पसंख्यकों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि पूना समझौता कब और किसके बीच हुआ था? तो पूना समझौता 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच में हुआ था, जिसने सामुदायिक पुरस्कार में दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल को समाप्त कर दिया। अगला प्रश्न है आपका, गांधी जी ने किस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो महात्मा गांधी ने केवल एक बार बेलगाम अधिवेशन 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। अब हम बढ़ेंगे क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद के उदय की तरफ। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपका 91 प्रश्न है कि अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी?
प्रमथनाथ मित्रा ने 1902 में कलकत्ता में अनुशीलन समिति की स्थापना की थी, जो एक क्रांतिकारी संगठन था। युगांतर दल की स्थापना किसने की थी? तो बारिंद्र कुमार घोष ने और भूपेंद्र नाथ दत्त ने मिलकर 1906 में युगांतर दल की स्थापना की थी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र के केस में इन्हें फांसी दी गई थी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लोकप्रिय बनाया था? तो भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद के नारे को लोकप्रिय बनाया था, जिसे मौलाना हसरत मोहानी ने गढ़ा था। अगला प्रश्न है आपका, चंद्रशेखर आजाद का वास्तविक नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम चंद्रशेखर तिवारी था। काकोरी कांड कब और किसके द्वारा किया गया था? काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा किया गया था, जिसमें एक ट्रेन से सरकारी खजाना लूटा गया। अगला प्रश्न है आपका कि काकोरी कांड में शामिल प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे? तो काकोरी कांड में शामिल प्रमुख क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह जैसे क्रांतिकारी शामिल थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो HSRA की स्थापना 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों द्वारा की गई थी। गदर पार्टी की स्थापना कब और कहां हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना द्वारा की गई थी। इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में की थी, जो विदेशों में भारतीय राष्ट्रीयवादों का केंद्र था। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो BD सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना किसने की थी? तो वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय और लाला हरदयाल ने 1914 में बर्लिन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्वतंत्रता समिति की स्थापना की थी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, ये नारा किसने दिया था? ये नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, जो उग्र राष्ट्रवाद के प्रतीक थे। अगला प्रश्न है आपका कि होम रूल लीग आंदोलन किसने शुरू किया था? तो भारत में 2 होम रूल लीग आंदोलन शुरू हुए थे। एक शुरू किया था अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने, और दूसरा शुरू किया था सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की जननी किसे कहा जाता है? सही उत्तर है आपका मैडम भीकाजी कामा को भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की जननी कहा जाता है, जिन्होंने 1907 में जर्मनी में भारतीय झंडा फहराया था। अगला प्रश्न है आपका कि दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा पर बम किसने फेंका था? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा पर बम फेंका था, जिसका उद्देश्य सरकार को जगाना था। यह बम खाली जगह पर फेंका गया था, जहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं था। चटगांव शस्त्रागार छापा किसने आयोजित किया था? तो सूर्यसेन ने 1930 में चटगांव शस्त्रागार छापा आयोजित किया था, जो ब्रिटिश शस्त्रागार पर एक साहसिक हमला था। अगला प्रश्न है आपका कि मित्र मेला नामक गुप्त संगठन किसने स्थापित किया था? सही उत्तर है आपका BD सावरकर ने 1899 में मित्र मेला नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, जो बाद में अभिनव भारत में बदल गया। पंजाब में भारत माता सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? अजीत सिंह, भगत सिंह के चाचा ने पंजाब में भारत माता सोसाइटी की स्थापना की थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो HRA की स्थापना 1924 में कानपुर में सचेंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और जोकेश चंद्र चटर्जी द्वारा की गई थी। बाद में इसमें सोशलिस्ट शब्द जोड़कर कोटला मैदान में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह ने मिलकर HSRA की स्थापना की थी। युगांतर नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने युगांतर नामक बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र शुरू किया था, जो क्रांतिकारी विचारों का प्रचार करता था। अगला प्रश्न है आपका, लाला हरदयाल किस क्रांतिकारी संगठन से जुड़े थे? तो लाला हरदयाल गदर पार्टी के संस्थापकों में से एक थे, और उन्होंने विदेशों में भारतीय राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। अगला है कि अनुशीलन समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? अनुशीलन समिति का मुख्य उद्देश्य क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना और भारत की स्वतंत्रता को प्राप्त करना। अभिनव भारत का मुख्य उद्देश्य क्या था? अभिनव भारत का उद्देश्य क्रांतिकारी तरीकों से, ठीक है, सेम है लगभग, जिसमें राजनीतिक हत्याएं और सशस्त्र विद्रोह शामिल थे। गदर नामक पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित होती थी? गदर नामक पत्रिका कई भाषाओं में प्रकाशित होती थी, जिसमें पंजाबी, उर्दू, हिंदी और गुजराती प्रमुख थे। अगला प्रश्न है आपका, इंडिया हाउस का मुख्य कार्य क्या था? इंडिया हाउस का मुख्य कार्य था विदेशों में भारतीय छात्रों और राष्ट्रवादियों के लिए एक केंद्र बनना, जहां क्रांतिकारी विचारों का आदान प्रदान होता था और स्वतंत्रता के लिए योजनाएं बनाई जाती थी। अगला प्रश्न है आपका कि किस क्रांतिकारी ने कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है? तो ये प्रसिद्ध गीत राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था, हालांकि इसे
बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखा था। अगला प्रश्न है आपका, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम क्यों बदला गया? सोशलिस्ट शब्द को इसलिए जोड़ा गया क्योंकि क्रांतिकारी समाजवादी विचारों से प्रभावित थे और वे स्वतंत्रता के बाद एक समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते थे। इंग्लैंड में और जितना यूरोपीय क्षेत्र था इस समय समाजवाद को लेकर काफी अग्रसर था। समाजवाद की बातें हो रही थी, वहां पर नए विचारों का स्वीकार किया जा रहा था, तो वैसे ही भारत में भी वो चालू हुआ। खुदीराम बोस को कब फांसी दी गई थी? तो खुदीराम बोस को 1908 में मुजफ्फरपुर के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास के आरोप में फांसी दी गई थी। 120वां प्रश्न है कि अलीपुर बम केस किससे संबंधित था? अलीपुर बम केस 1908 में अरविंदो घोष और बारिंद घोष से संबंधित था, जिसमें क्रांतिकारियों पर हत्या की साजिश का आरोप लगाया गया था। अब हम बात करेंगे विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 के बारे में। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 का मुख्य प्रावधान क्या था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ने वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को शामिल करने की शुरुआत की और विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 का मुख्य प्रावधान क्या था? तो इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई और अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किया। अगला है आपका कि मार्ले मिंटो सुधार के नाम से कौन सा अधिनियम जाना जाता है? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को मार्ले मिंटो सुधार नियम के नाम से जाना जाता है, जिसमें मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। अगला प्रश्न है आपका, किस अधिनियम ने मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत की? तो 1909 का यह अधिनियम है मार्ले मिंटो सुधार, और जो अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो और राज करो, ये उसी का एक हिस्सा था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम से संबंधित है? तो ये 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से संबंधित है, जिसने प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है आपका, किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत की? तो ये अभी आपने पढ़ा है 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तो जिसमें विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित श्रेणियों में बांटा गया था। अगला प्रश्न है आपका कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो ये 1927 में गठित होता है और भारत आता है 1928 में, जिसका उद्देश्य होता है 1919 के अधिनियम की समीक्षा करना। साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया? साइमन कमीशन का विरोध इसलिए किया गया क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, जिससे भारतीयों को लगा कि उनके भविष्य का फैसला विदेशी कर रहे हैं। अगला प्रश्न है आपका कि नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में एक समिति द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जिसमें भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी। मुस्लिम लीग ने दो राष्ट्र सिद्धांत की मांग कब की थी? 1940 के लाहौर अधिवेशन में दो राष्ट्र सिद्धांत के आधार पर अलग पाकिस्तान की मांग की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 का मुख्य प्रावधान क्या था? तो इसका मुख्य प्रावधान था अखिल भारतीय संघ की स्थापना करना, प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त किया और प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की। किस अधिनियम ने प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की? तो 1935 के जो अधिनियम था, भारत सरकार अधिनियम, उसने प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की, जिससे वे अपने आंतरिक मामलों में अधिक स्वतंत्रता से कार्य कर सके। अगला प्रश्न है आपका कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में किस व्यवस्था की शुरुआत हुई? तो केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत की गई थी, प्रांतों में खत्म किया गया और केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत की गई। विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित श्रेणियों में बांटा गया, जैसा कि 1919 के अधिनियम में किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 को अविश्वास का चार्टर किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को अविश्वास का चार्टर कहा था, क्योंकि इसमें भारतीयों की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को नजरअंदाज किया गया था। किस अधिनियम ने भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया, जो 1937 में स्थापित हुआ था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के रूप में। फेडरल कोड के नाम से तब जाना गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत कितनी सूचियां बनाई गई थी? तो उस समय यहाँ पर 3 सूची बनाई गई, संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची, जो शक्तियों के वितरण को दर्शाती थी। किस अधिनियम ने भारत में पहली बार महिलाओं को सीमित मताधिकार दिए थे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने भारत में पहली बार महिलाओं को सीमित मताधिकार प्रदान किए थे। अगला प्रश्न है आपका, मार्ले मिंटो सुधार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय जो वायसराय था वो लॉर्ड मिंटो था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। किस अधिनियम के तहत बर्मा म्यांमार को भारत से अलग किया गया? तो 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था, उसके तहत बर्मा यानी कि म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत कौन सी नई संस्था स्थापित की गई? इस अधिनियम के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान किया गया, जो 1935 में स्थापित हुआ। नेहरू रिपोर्ट में किस प्रकार के संविधान की मांग की गई थी? नेहरू रिपोर्ट में एक डोमिनियन स्टेटस, ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर सुशासन वाले संविधान की मांग की गई थी, जैसे आप आयरलैंड, स्कॉटलैंड आदि देशों में देखते हैं।
मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्रीय मांगे कब प्रस्तुत की थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने 1929 में अपनी 14 सूत्रीय मांगे प्रस्तुत की थी जो मुस्लिम हितों को की रक्षा करती थी। अगला प्रश्न है आपकी, भारत सरकार अधिनियम 1935 को अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की आलोचना करते हुए इसे अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी कहा था। किस अधिनियम ने भारत सचिव के पद का प्रावधान किया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 ने भारत सचिव के पद का प्रावधान किया था जो ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य होता था। अगला है आपका, किस अधिनियम ने भारत में पहली बार बजट पर चर्चा करने का अधिकार दिया था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 ने विधान परिषदों को बजट पर चर्चा करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया था। अगला प्रश्न है आपका, किस अधिनियम ने वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी? सही उत्तर है आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ने वायसराय को आपातकाल के दौरान अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की। जो भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में बताया गया है तो वो आप कमेंट करके बताइएगा। भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है और राज्य का राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? अगर आपको याद नहीं है तो गूगल करके भी आप बता सकते हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतों में चुनाव कब हुए थे? तो 1937 में प्रांतों में चुनाव हुए थे जिसमें कांग्रेस ने अधिकांश प्रांतों में सरकार बनाई। अगला प्रश्न है आपके, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियां किसके पास थीं? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत वायसराय के पास अवशिष्ट शक्तियां होती थी। किस अधिनियम ने पहली बार केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने केंद्रीय स्तर पर पहली बार द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की थी जिसमें केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद शामिल थे। अब हम बात करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े हुए प्रश्नों की। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के आह्वान पर शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि भारत छोड़ो आंदोलन का तात्कालिक कारण क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का तात्कालिक कारण क्रिप्स मिशन की विफलता और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार की हठधर्मिता थी। करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। अगला प्रश्न है आपका कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय लॉर्ड लिनलिथगो भारत का वायसराय था। अगला प्रश्न है आपका कि भारत छोड़ो आंदोलन को किस ऑपरेशन के तहत दबाया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन को ब्रिटिश सरकार ने ऑपरेशन जीरो आवर के तहत दबाया था जिसमें प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? तो 1939 में की थी जब इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। एक त्रिपुरी संकट नाम से एक संकट आता है। आजाद हिंद फौज आईएनए की स्थापना का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सबसे पहले मोहन सिंह के मन में आया था। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान कब संभाली? तो 1943 में सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की कमान संभाली और इसे पुनर्गठित किया। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था सैनिकों को प्रेरित करने के लिए। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी? तो 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार आजी हुकूमत ए आजाद हिंद की स्थापना की। आजाद हिंद फौज का मुख्यालय कहाँ स्थित था? तो आजाद हिंद फौज का मुख्यालय सिंगापुर में स्थित था। आजाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? तो आजाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट का नाम रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट था जिसका नेतृत्व कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने किया था। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी? तो नेताजी की उपाधि उन्हें भारतीय सैनिकों द्वारा दी गई थी। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आप सभी इससे परिचित हैं। आजाद हिंद फौज के प्रमुख अधिकारियों पर मुकदमा कहां चला था? आजाद हिंद फौज के प्रमुख अधिकारियों पर पीके सहगल, शाहनवाज खान, गुरबख्श सिंह ढिल्लों पर दिल्ली के लाल किले में 1945 में मुकदमा चला था। आईएनए ट्रायल्स का भारतीय राष्ट्रवाद पर क्या प्रभाव पड़ा? आईएनए ट्रायल्स ने पूरे देश में व्यापक जन समर्थन और ब्रिटिश विरोधी भावना को बढ़ावा दिया जिससे ब्रिटिश सरकार को भारत छोड़ने का दबाव बढ़ा। तो ये आईएनए ट्रायल का मतलब है जो आजाद हिंद फौज पे जो मुकदमे की कार्रवाई 1945 में चली थी, इसी को कानूनी कार्रवाई को ट्रायल्स कहा जाता है। ठीक है, कोर्ट में जो कार्रवाई लगातार चलती है। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कब और कहां हुई मानी जाती है? तो सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को ताइपेई में एक विमान दुर्घटना में हुई मानी जाती है। हालांकि उनकी मृत्यु का रहस्य अभी भी बना हुआ है, स्पष्ट कारण अभी तक किसी को पता नहीं है। भारत छोड़ो आंदोलन को स्वतः स्फूर्त आंदोलन क्यों कहा जाता है? तो इसे स्वतः स्फूर्त आंदोलन कहा जाता है क्योंकि ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के बाद भी जनता ने स्वयं ही आंदोलन जारी रखा और नेतृत्व संभाला। अगला प्रश्न है आपका कि आजाद हिंद रेडियो स्टेशन कहां से संचालित होता था? आजाद हिंद
रेडियो स्टेशन जर्मनी और बाद में सिंगापुर से संचालित होता था, जिसके माध्यम से सुभाष चंद्र बोस भारतीयों को संबोधित करते थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर समानांतर सरकारें स्थापित की गई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया, चिंतू पांडे, सतारा, बाईवी चौहान और तामलुक जातीय सरकार जैसे स्थानों पर समानांतर सरकारें स्थापित की गईं। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? ये 1946 में भारत आया था, जिसका उद्देश्य भारत को सत्ता हस्तांतरण के लिए एक योजना तैयार करना। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, जो लेबर पार्टी से थे। भारत का विभाजन किस योजना के तहत किया गया था? भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना 3 जून योजना के तहत किया गया था, जिसे 1947 में प्रस्तुत किया गया। स्वतंत्र भारत का पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय जो गवर्नर जनरल और यही अंतिम थे, सी राजगोपालाचारी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब पारित हुआ? यह 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया, जिसने भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया। अगला प्रश्न है आपका कि ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है? ऑपरेशन पोलो हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ में मिलाने के लिए 1948 में की गई सैन्य कार्रवाई से संबंधित था। अगला प्रश्न है आपका कि गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त किया गया? गोवा को 1961 में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन विजय के तहत पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से भारत में इसे लागू किया गया। तो ये रहे आपके आधुनिक भारत इतिहास के मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के 180 वन लाइनर 180 बहुत बड़ा ये आपका प्रश्नों का संग्रह था, जो आपने देखा है और लगभग आपने हर टॉपिक को छुआ है। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास पसंद आई होगी, आपने इस क्लास को आनंद पूर्वक कंप्लीट किया होगा। अगर आपने किया है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये 180 प्रश्न में से आपको कितने प्रश्न आते थे लगभग और कितने आपके गलत हुए। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।